नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। डोनाल्ड ट्रंप की पैंतरेबाज़ी आपने खूब देख ली होगी और अक्सर आपके सामने ये सवाल उठता होगा कि आखिर इस आदमी को भारत से दिक्कत क्या है? इसकी नाराज़गी की असली वजह क्या है? तो आज इसे समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी। दुनिया भर के आला दर्जे के स्ट्रैटेजिस्ट में से उनका नाम शुमार है। हमारे सामने कोई भी गुत्थी आती है तो हम तो सबसे पहले उसे सरल शब्दों में सुलझाने के लिए उनके ही पास जाते हैं और इसलिए भी जाते हैं कि आपके जो मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, मतलब दर्शकों के जो मैसेजेस हमें मिलते हैं उनमें बाकायदा लिखा होता है कि कमांडर साहब से ये पूछिए, ये वाला तो जरूर पूछिएगा। तो आज एक बार फिर से कमांडर साहब हमारे साथ हैं। कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और बड़ा जय। आनंद मिलता है मुझे आपके साथ और आपके साथ सभी दर्शकों से रूबरू होने का। और जी। आज आपका सवाल जो है ट्रंप, भैया इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरी खुशनसीबी है आपका मुझे साथ मिलता है। पहला सवाल है सर, आखिर ये डोनाल्ड डक, आई एम सॉरी, मेरा मतलब है डोनाल्ड ट्रंप हमसे नाराज क्यों है सर? जी आपने एक जो शुरुआत की थी सही की थी। डोनाल्ड डक की तरह ही ये जरा काफी हद तक इनके जो बर्ताव है वो उसी को याद दिलाते हैं कि उसी की तरह चोंच निकाल के चलना शुरू कर देते हैं। खैर, आते हैं मुद्दे के ऊपर। जी देखिए, सर। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगर हमसे नाराज हैं तो ऐसे ही थोड़ी नाराज हो गए। हाँ, हिस्टोरिकली अगर आप कहें तो एक जमाने में उनको लगता था कि हिंदुस्तान और अमेरिका बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं और हाउडी मोदी भी हुआ और यहाँ पे ट्रंप के लिए भी ना सब कुछ हो गया, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन पिछले साल जब इनका इलेक्शन की बात आई थी तब खबर ये थी कि वो जरा नाराज हो गए क्योंकि मोदी जी उनसे मिले नहीं। अब मोदी जी ने साफ कर दिया था कि देखिए, हम आपसे तो मिलना चाहते हैं लेकिन एक समान हमें दर्शाना चाहिए, तो इसलिए हम कमला हैरिस से भी मिलेंगे। लास्ट मिनट में कमला हैरिस से मुलाकात नहीं हो पाई तो ये भी मुलाकात उन्होंने नहीं की। तो ये एक छोटी सी बात है, एडजस्ट हो जाती है, दोस्तों के बीच में मान ली जाती है। लेकिन देखिए, सारा का सारा जो बहुत तरीके से बदला है वो बदला है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी चीज ये हुई कि हमने वो नूर खान बेस के ऊपर अटैक जो किया था उस पे, वहां पे तो एक अमेरिकन भी छोटा सा बेस था, अमेरिका ही वहां से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रखा था। और जैसा मैंने पहले भी कहा है, अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स यहीं पे रखे हुए थे, किराना हिल्स में। जब हमने वहां पे अपना हमला किया, चाहे जाने में किया चाहे अनजाने में किया, जहां तक अमेरिकन वेपन्स का सवाल है, क्योंकि अमेरिका ने तो कभी नहीं कहा कि हमारे वेपन है यहाँ पे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारा यहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। लेकिन हमने वहां पे अटैक किया तो वहां पे खबरें ये हैं कि कई सारे अमेरिकन भी हताहत हुए हैं और कुछ लोग नंबर देते हैं 30 से 35, कुछ उससे भी ज्यादा का नंबर देते हैं। तो एक समस्या तो ये आई। दूसरी समस्या आई जब फटाफट उन्होंने कहा कि यार जरा शांति कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं, और बात भी हो गई दोनों डीजीएमओ के बीच में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट लेने के चक्कर में सबसे पहले डिकरा फोड़ दिया और कहा देखिए हमने कर दिया, ये हमारी वजह से हो रही है। यहाँ पे हिंदुस्तान पीछे हट गया, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आपने किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कईयों बार कहा, हर बार हमने कुछ नहीं कहा, या हमने कहा कि ये हुआ नहीं है। यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पार्लियामेंट के पतन पे जाके कह दिया था कि जय इसमें सिर्फ हमारे डीजीएमओ का हाथ है, किसी भी विदेशी ताकत का हाथ नहीं है। नहीं। फिर आता है जब G7 की मीटिंग हुई थी जहां पे मोदी जी को बुलाया गया था एज अ ऑनर्ड गेस्ट। उस टाइम पे ट्रंप जो है वो पहले भाग लेते हैं वहां से कि मोदी जी के सामने ना आए, क्योंकि उनकी मुलाकात होनी थी मुनीर के साथ। और ये एक तरह से मुझे लगता है पूरा का पूरा प्लानिंग थी कि मुनीर को बुलाएंगे व्हाइट हाउस में। पीछे के दरवाजे से आए थे मुनीर, ये मत कि ये कभी ना भूलिएगा, आगे से नहीं आए थे, पीछे के दरवाजे से चुपचाप आए थे। और मोदी जी को बुला रहे, फोन किया ट्रंप ने खुद और बोला देखिए आप आ जाइए, हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है,
अब हम आइए हमारे साथ लंच कर लिए, छोटा सा डिटूर होगा। मोदी जी को इसकी भनक तो लग चुकी थी और मोदी जी ने ये नहीं किया। तो ट्रंप को जो मौका मिल रहा था कि मैं अब एक हाथ दाहिने पे मोदी, बाएं पे मुनीर, और खुद बीच में खड़े होकर बोलेंगे देखिए जी हमने तो मिलवा दिया इनको। इसीलिए हमारा जो दावा है नोबेल पीस प्राइज का वो बहुत बुलंद हो जाता है। वो भी नहीं हुआ। फिर डाले टैरिफ का 25%। उस टाइम पे भी मोदी जी ने फोन नहीं किया उनसे, बात नहीं की उनसे, उनको बोला नहीं कि देखिए आप आ जाइए, आप हमारे दोस्त हैं, जरा सुलह कर लेते हैं, देखिए हम कुछ कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। मोदी जी ने वहां भी नहीं फोन किया। तो देखिए हर तरीके से ये बन गया है एक ईगो प्रॉब्लम। और ये ईगो प्रॉब्लम जो है अब डोनाल्ड ट्रंप के गले में एक हड्डी की तरह फंसा हुआ है, ना निकली जाएगी ना उगली जाएगी। राकेश जी। अब नोबेल प्राइज के लिए भी हमने उनका नाम नहीं लिया, बिल्कुल नहीं दिया। शायद इसलिए भी बहुत नाराज हैं। लल्लो चप्पो हमने नहीं की जैसे लोग करते हैं। बिल्कुल। एक बात जो आपने अभी बताई कि अमेरिका का न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो वहां पर रखे गए हैं। अभी आपके इस सेंटेंस के बाद हमें ये समझ में आता है कि पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा प्रिय क्यों रहता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ चीज है राकेश जी। देखिए बहुत साल पहले जब सोवियत यूनियन था, उस टाइम पे अमेरिका को लगा कि हमारे पास कुछ हथियार ऐसी जगह पे होने चाहिए जहां से हम फटाफट स्ट्राइक कर सके। उनके जहन में आई दो जगह, जर्मनी और पाकिस्तान। और तब से लेके अब तक जर्मनी और पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका ने रखे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि सोवियत यूनियन के टाइम से वो चल रहा है। और तब से लेके अब तक पाकिस्तान को हर बार कोई ना कोई पास तो मिल ही जाता है। हर बार कोई गदर होता है, हर बार पाकिस्तान को एक ऊपर से पहले टप मारते हैं, लेकिन साइड से पैसे दे देते हैं। और ये होता रहा है, अभी भी वही हो रहा है। ये इंडिया पाकिस्तान का जो भी रिलेशनशिप है, ट्रंप या अमेरिका कह लें, इसमें बड़े भागीदार के तौर पे आते हैं। अक्सर ट्रंप के पहले भी बड़ी कोशिशें हुई कि अमेरिका है इसमें सुलह करा दे, लेकिन भारत ने हमेशा अपना एक रवैया रखा कि ये दो देशों के बीच की बात है, तीसरा देश तो इसमें आता ही नहीं है। तो तब तो हो गया। अब भी इन सब बातों को जानते हुए भी ट्रंप ने ये बात कही कि हमने सुलह करवा दी है और हमने सीज फायर करा दिया है। ये सब करने के लिए कितनी हैसियत चाहिए होती है, मतलब किस लेवल तक जाके आदमी सोचता है। ये देखिए जानते हुए कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी थू होगी, ये सब जानते हुए एक आदमी ये कहता है, वो भी दुनिया का सबसे ताकतवर। देखिए दो वजह हैं। एक, ट्रंप की महत्वाकांक्षा, नोबेल प्राइज चाहते हैं। दूसरी, उनको लगता है हम तो दुनिया के फूफा हैं, हमसे कोई बढ़ेगा कैसे, हमारी बात कोई टकराना ठुकराएगा कैसे, तो हम तो बात अपनी मनवा लेते हैं। उनको याद है कि पहले देखिए ईरान के साथ जब हमारे रिश्ते अच्छे हुआ, अभी भी रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन एक जमाना था कि हमारा 18% के आसपास, जब 17% के आसपास तेल हम ईरान से लेते थे, ट्रंप के पहले कार्यकाल में। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने बोला कि हम ईरान पे सैंक्शन लगा रहे हैं, हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। तो उसको लगा कि यार हिंदुस्तान के ऊपर तो हम हुकूमत चला सकते हैं। लेकिन ये मत भूलिए वो हिंदुस्तान अलग था, आज का हिंदुस्तान अलग है। आज का हिंदुस्तान बहुत तरीके से बहुत आगे बढ़ चुका है, उस मोड़ से बहुत आगे निकल चुका है। इसलिए हिंदुस्तान इस बार झुका नहीं। अब उनको नाराजगी लगता है की। कि हमें, जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू। तो उनको ये लगने लगा कि यार हिंदुस्तान झुक क्यों नहीं रहा है, मैं तो इसको झुका के रहूंगा। ये आ गई है ईगो पे बात, यही अब समस्या है। अब जो रूस से हम तेल खरीद रहे हैं, क्या उसकी वजह से ये भी है कि तेल के मार्केट में भारत के साथ उसका इंपोर्ट कम हो गया है अमेरिका का? ये भी एक चीज की वजह है।
देखिए, अमेरिका से तो हम अभी भी तेल ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं। हम ले रहे हैं, लेकिन हमने वन ठीक थर्ड तो कम सही हो की। गए, वन थर्ड हाँ, कम हो कम। गए शायद। हम्म, देखिए, समस्या ये है कि हमने अमेरिका को साफ साफ ये बोला था कि जहां से भी हमें सस्ता तेल मिलेगा, जहां से भी हमें सस्ती गैस मिलेगी, हम वहां से खरीदेंगे, हम आपसे भी खरीदेंगे। हमने वादा किया था कि जो हमारा डिफरेंस ऑफ पेमेंट आ रहा है, जो है ना, हमारा, हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये जो डिफरेंस है हम इसकी भरपाई कर देंगे तेल, एनर्जी लेके आपसे। आपसे जो स्मॉल एंड मिनिएचर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं हम वो लेंगे आपसे, और हम आपसे वेपन्स लेंगे, उससे हम भरपाई कर देंगे। हमने एक और चीज कही थी, चुपचाप कही थी, पब्लिकली नहीं कही थी, वो ये थी कि देखिए, आपके जो टेक जायंट हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, ये सब के सब हिंदुस्तान से मोटा मोटी $40 बिलियन, रिपीट करता हूं, $40 बिलियन का मुनाफा लेके जाते हैं हिंदुस्तान से। क्योंकि आप गूगल पे सर्विसेज के दे रहे हैं, गूगल में आप अपना डेटा सेंटर के वो कर रहे हैं, आप ना सब्सक्रिप्शंस ले रहे हैं यूट्यूब के, बहुत सी चीजें हम कर रहे हैं। इस सबसे पैसा का जो आता है, ये तो ट्रेड में आता नहीं है उस पूरे के पूरे उसमें, क्योंकि ये सीधा कंपनी को मुनाफे के तौर में जा रहा है। ये भी मत भूलिए, मोटा मोटी $10 बिलियन से ज्यादा हम खर्चा करते हैं जब हमारे स्टूडेंट अमेरिका में बैठ के वहां पे पढ़ाई करते हैं। उनके कॉलेज की फीस होती है, उनका रहना होता है, हॉस्टल होता है, उनके बाकी एक्सपेंडिचर होता है, इसमें भी तो हमारे पैसे लग रहे हैं। हम पैसे भेज रहे हैं ना हिंदुस्तान से, यहीं पे $10 बिलियन से ज्यादा सालाना हम पैसे वहां पे दे रहे हैं। और ये छोटी छोटी चीजें जो है हमने अमेरिका को प्यार से समझाई थी। हमने ये कहा था कि देखिए, हम एक डिजिटल टैक्स जो यूरोप लगाता है, जो ऑस्ट्रेलिया लगाता है, ये हम लगाना चाहेंगे। और ये डिजिटल टैक्स ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ 3% टैक्स लगाएंगे। लेकिन ये डिजिटल टैक्स हमने इन अबेयंस रखा है, अभी फिलहाल हमने वो लगाया नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी जानता है जैसे ये टैक्स लगेगा उससे तो पे करना पड़ेगा, बाकी जगह तो कर रहे हैं। ये भी मत भूलिए, हमने जो बताया अमेरिका को, आपके एक दो नहीं, 1600 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स हिंदुस्तान में चल रहे हैं। 1600। इन 1600 सेंटर्स में आपके हर आईटी का जो भी सपोर्ट सिस्टम बना रखा है, चाहे वो आपके अमेजॉन की डिलीवरी हो, चाहे वो न्यूयॉर्क के लाइटिंग सिस्टम हो, या वो वॉशिंगटन का ट्रैफिक लाइट हो, चाहे वो लॉस एंजलिस का क्रिमिनल सिस्टम को वो करना है, हर चीज तो यहां से हो रही है। बैकएंड सपोर्ट तो हम दे रहे हैं। उनको जी। ये समझ में नहीं आता कि देखिए, अगर आप ये सब हम कर रहे हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं। हमने ये सब अभी तक नहीं किया है। और यही एक वजह है कि अमेरिका को लगता है कि मैं कैसे हिंदुस्तान को दबा सकूं, क्योंकि अगर हिंदुस्तान आ गया उसका, मैंने फाउल लैंग्वेज में, टेटवा दबाने के लिए, तो बहुत कुछ हो सकता है। कमांडर साहब, डीप स्टेट का कितना इन्वॉल्वमेंट है इसमें? मतलब भारत को कोने में घेरने की जो कोशिश हो रही है अमेरिका की, इसमें डीप स्टेट का कितना हाथ? डीप स्टेट का तो हाथ डेफिनेटली है। देखिए, डीप स्टेट कौन माना जाता है? डीप स्टेट वो है नामी गिरामी एरिस्टोक्रेट्स, एंग्लो सैक्सन, जिनके पास यथा पैसा था, और वो सोचते थे कि हम पूरे विश्व पे राज करेंगे। इसका जो चेहरा था, जो मुखौटा था, वो जॉर्ज सोरोस है। जॉर्ज सोरोस का जो रेजिम चेंज के जो ऑपरेशन करता है, उसमें तकरीबन तकरीबन हर जगह वो सक्सेसफुल हो जाता है, सफल होता है। बहुत कोशिश की यहाँ पे मोदी जी को निकालने की, नहीं हुआ है। तो जॉर्ज सोरोस से इसमें बिल्कुल असफल रहे हैं, और उनको लगता है कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे तख्ता पलट तो करना ही है। ये मत ये भूलिए, पिछले साल उन्होंने कहा था कि मैं $1 बिलियन निकाल के रख रहा हूं सिर्फ तख्ता पलट करने के लिए हिंदुस्तान में। कमांडर साहब, ये जो ईवीएम और फिर एसआईआर और अब राहुल गांधी यात्रा, ये सब जो हो रहा है, क्या ये सब भी उसी का हिस्सा हो सकता है, जॉर्ज सोरोस की प्लानिंग का? देखिए, मुझे तो कोई शक नहीं है। सिर्फ ये क्यों, अब जरा सा पीछे चलिए, फार्मर प्रोटेस्ट, ये भी तो
तख्ता पलटने की ये एक परिस्थिति थी। कहाँ के फार्मर आपसे लड़ रहे थे? पंजाब, हरियाणा के थोड़े बस बहुत, यूपी के बस और भी कम, बाकी तो कहीं भी नहीं था ये प्रोटेस्ट। ठीक है, जो 3 फार्म लॉ के खिलाफ वो लड़ रहे थे, वही 3 फार्म लॉ तो अमरिंदर सिंह ने पंजाब में पहले लगा रखे हैं। तो अब किसके लिए लड़ रहे थे? ये बस एक तरीके से मुखौटा बना के रखा था कि फार्मर के नाम पे हम कुछ कर देंगे। फिर आपका आया वो एथलीट्स के नाम पे। आप देखिए, हर जगह हर तरीके से उन्होंने कोशिश की है कि डिस्टेबलाइज करके मोदी जी का या फिर बीजेपी का या फिर हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बनाया जाए कि आप ये कह सके कि यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ा गया है, अब हमको एक नया चेहरा चाहिए। ठीक उसी तरह जो बांग्लादेश में हुआ, ठीक वही हुआ था इमरान खान की जगह के लिए। ये मत भूलिएगा, ये सब चीजें, और हर चीज के लिए पैसा चाहिए, बिना पैसे के काम नहीं होता। और ये पैसा आ कहां से रहा है? आ तो वही डीप स्टेट से रहा है। और यही चीज देखिए यहाँ पे, जिस क्या क्या उन्होंने नहीं किया। पहले राफेल के नाम पे आया, चौकीदार चोर है, कुछ नहीं निकला। फिर आया आपका, मैं ना, अभी तो लेटेस्ट वहां से लेते हुए चलते 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 आज आ गया है वोट चोर। यहां पे भी पूरा का पूरा फ्लॉप हो गया, क्योंकि जिस बूते के ऊपर उन्होंने ये सब कहा था, उस बंदे ने खुद ही हथियार डाल के कह दिया साहब हमने गलती कर रखी है। क्योंकि गलती तो की थी, गलती की थी या जानबूझ के किया था, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और इनका कनेक्शन निकलता है योगेंद्र यादव से। योगेंद्र यादव हम सब जानते हैं कौन है। और सर असली बात ये है कि ये इस इंस्टीट्यूशन को, सीएसडीएस को पैसा यानी फंडिंग मिल रही है केंद्र सरकार से। मुझे तो लगता है कि केंद्र सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए और ये इसको खत्म कर देना चाहिए, तुरंत इस इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दे और इस पर एफआईआर दर्ज करे। अजीब सी बात है, देखिए बताइए। कुछ, जी बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात यह है कि दो एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं इसके खिलाफ। एक मुझे तो लगता है कि, सॉरी बोलिए। कमांडर साहब, एक और चीज जानना चाहता था। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जब मोदी ने इस बात का पार्लियामेंट में जवाब दिया था और उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने किसानों के हित की अनदेखी नहीं कर सकता, मछुआरों के हित की अनदेखी नहीं कर सकता। मुझे मालूम है कि मैं जब ऐसा करूंगा तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर नुकसान हो सकता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जॉर्ज सोरस और डीप स्टेट ये सब तो हो सकता है मोदी की सुरक्षा को भी इससे खतरा हो, और शायद मोदी ने इशारा किया हो यही। मुझे कोई शक नहीं है कि मोदी जी ने डेफिनेटली यही इसी तरीके से इशारा किया था। व्यक्तिगत नुकसान किस तरीके से हो सकता है एक इंसान के लिए, एक प्राइम मिनिस्टर के लिए? या तो उनकी पार्टी बैठ जाएगी, या पार्टी खत्म हो जाएगी, या उनको है ना रास्ते से पूरी तरीके से निकाल दिया जाएगा। अब देखिए, दिल्ली में चीफ मिनिस्टर के घर में एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, जिसने कभी बिल्कुल कुछ ऐसी कुछ चीज नहीं की। हाँ, छोटा मोटा चोर उचक्का है, पांच उसके खिलाफ केसेस दर्ज हैं, जिसमें से 3 में बरी भी हो गया था, 2 चल रहे हैं। ऐसा व्यक्ति दिल्ली पहुंचता है आउट ऑफ द ब्लू, रेकी करता है एक दिन पहले, और चीफ मिनिस्टर के घर में जाके हाथापाई कर ले जाता है। ऐसे कैसे हो गया ये आदमी? उसको सही कहीं बात। ना कहीं से कुछ तो मिला होगा। ऐसे तो है नहीं कि अपने आप में पहुंच गए और ऐसा सब हो जाता है। ये सिर्फ हिंदी फिल्मों में हो सकता है, हकीकत में तो नहीं होता। तो मुझे तो लगता है ये सारी की सारी चीजें जो है किसी ना किसी तरीके से, एक तरह से वही इशारा दिखा रही हैं कि एक अराजकता का स्तर यहाँ पे पैदा किया जाए, जो बांग्लादेश में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जो यूक्रेन में हुआ लुकाशेंको को निकालने के लिए, वही यहाँ पे हो रहा है, ताकि यहाँ पे तख्ता पलट हो जाए। और यहाँ पे जो है, जब मोदी जी कह रहे थे कि मैं चट्टान की तरह खड़ा हूं, वो चट्टान की तरह खड़े हैं। कमांडर साहब, आपने बहुत सारी बातों को एकदम संक्षेप में बहुत अच्छी तरह समझा दिया
आपने बताया कि ट्रंप हमसे क्यों नाराज है। एक, हमने नूर खां में उनको ठोका, उनका न्यूक्लियर वेपन वहां रखा हुआ था तो इसलिए वो डरे, उन्हें लगा कि ये कैसे इतने ताकतवर हो गए। तो नोबेल के लिए हमने उनका नाम नहीं लिया। फिर जब वो नाराज हुए और टैरिफ लगाया तो वो एक और हमला था, और उसके बाद हमने उनकी लल्लू चप्पू नहीं की तो वो और नाराज हो गए। फिर बात ईगो पर आ गई और फिर उन्होंने कहा कि भैया तेल आप चूंकि रूस से खरीद रहे हैं इसलिए हम आपके ऊपर फिर से 25% लगाते हैं। तो मतलब कुल कहने का मतलब ये सारे रीजंस थे, और आपने बड़ी खूबसूरती से बहुत छोटे में आपने बता दिया। और मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक हमसे मांग करते हैं कि कमांडर साहब से ये पूछिए, कमांडर साहब से ये पूछिए, तो उनको आज अपने सवालों के सारे जवाब मिल गए होंगे। खतरनाक बात जो है, जो आपने जिसकी ओर इशारा किया, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का, ये बहुत खतरनाक बात है। आप सब जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि अ, अमेरिका CIA के जरिए न जाने कितने काम उसने इस तरह के करा लिए, न जाने कितने देशों की सरकारें बदलवा दी, उनके हेड ऑफ द नेशंस को मरवा दिया, बहुत सारे काम उसने किए। ये भी हो सकता है शायद इसीलिए मोदी ने जो कहा था कि व्यक्तिगत तौर पर भी उनका नुकसान होता है, आपने ये भी बताया कि शायद इसका इशारा वही था, उनका, उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद कमांडर साहब। आपने, आपके साथ जब भी बैठक होती है, ऑलमोस्ट रोज होती है, और मैं क्या करूँ, इतने सवाल आते हैं कि मुझे लेने के लिए आपके पास आना पड़ता है और आप उसे इतने अच्छे से गागर में सागर भर देते हैं कि लोग फिर से पूछते हैं कि आप इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। तो आप आए हमारे साथ, आपने वक्त दिया अपना कीमती, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद राकेश जी। और मेरे देशवासियों से एक ही विनती होगी, वोट जी जरूर करें और अकलमंदी से करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।